आश्रम से जैसे ही फोन आया तभी बिट्टू अपने चचेरे भाई विकास को साथ लेकर आश्रम पहुंचा। आश्रम पहुंचने के बाद जो उसने देखा वो सच में ईश्वर का कोई चमत्कार ही था। उसकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। उजड़ा हुआ एक घर बस गया। उसने आश्रम में जाकर देखा अपनी बहन मीरा को, जिसको सब मरा हुआ समझ बैठे थे। शायद उसके आने की अब उम्मीद नहीं थी। अचानक से वह आ गई। उसे देखकर बिट्टू के आंसू नहीं थम रहे थे। भाई बिट्टू को पहचान मीरा की भी आंसू की जलधारा बह पड़ी और दोनों बहन भाई एक दूसरे को गले लग गए। बहन भाई का मिलन देखकर विकास की भी आंखें नम हो गईं। आखिर विकास भी बचपन में मीरा के साथ खूब खेलता था। मीरा बड़ी बहन की तरह विकास का पूरा ध्यान रखती थी। वहां खड़े सभी लोग उन दोनों को देख रहे थे। बहन, तू कहाँ चली गई थी? जानती है, तेरे बिना हमारा परिवार अधूरा था। सब कुछ खाली खाली लगता था। बिट्टू की बात सुनकर मीरा पुरानी यादों में चली जाती है। उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगती हैं। दरअसल मीरा जब 18 साल की थी तभी उसकी शादी दूसरे शहर करा दी गई थी। मीरा कानपुर की रहने वाली थी और उसकी शादी आगरा हुई थी। मीरा की दिमागी हालत बचपन से ठीक नहीं थी। उसे कभी पुरानी बातें याद नहीं रहती थी और वह लोगों को पहचान नहीं पाती थी। दिमागी संतुलन ठीक न होने की वजह से घर में सबको इसकी वजह से चिंता रहती। माता पिता को हमेशा चिंता सताती कि आखिर उनकी बेटी का क्या होगा, कैसे उसका घर बसेगा। लेकिन आगरा में रहने वाले एक नौजवान से मीरा की शादी हो गई। दरअसल उसकी पहली बीवी मर गई थी, तो उन लोगों ने मीरा के हालात को देखते हुए अपने बेटे गोपाल की मीरा से दूसरी शादी करा दी, क्योंकि आगरा में रहने वाले नवयुवक गोपाल का एक छोटा बेटा था जिसे संभालने के लिए उन्हें एक माँ की ज़रूरत थी। क्योंकि मीरा का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था तो उसमें चालाकी तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये सोचकर उन लोगों ने मीरा से शादी करा दी। लेकिन शादी के बाद मीरा के घर में आते ही उन लोगों का मीरा के प्रति रवैया चेंज हो गया। गोपाल की माँ तो मीरा को बिल्कुल भी पसंद ना करती थी। उसे हमेशा पागल पागल करती रहती और कहती रहती, कहाँ से ये पागल हमारे गले पड़ गई। इससे तो अच्छा होता हम अपने बच्चे को अकेले ही पाल लेते। एक बच्चे की जगह हमने ये आफत और मोल ले ली। मीरा जानती थी कि वहाँ उसे कोई पसंद नहीं करता। मीरा के पति का बर्ताव भी उसके प्रति ठीक न था। ऐसे धीरे धीरे करते समय गुजरता गया और शादी को 4 साल हो गए। 4 साल बाद मीरा के खुद के 2 बेटे हो गए थे। जैसे तैसे मीरा अपना घर चला रही थी। एक दिन घर में कलेश हो गई। सासू माँ ने पति से उसकी शिकायत कर दी। पति ने गुस्से में आकर मीरा को बहुत मारा और मीरा सोचने लगी, अब बस बहुत हो गई बर्दाश्त की हद। इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और गुस्से में उसने आव देखा न ताव अपने बच्चों को घर छोड़कर घर से बाहर निकल गई मायके जाने के लिए। क्योंकि मीरा को पुरानी बातें और पुरानी जगह रास्ते याद नहीं रहते थे। उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। वह अचानक रास्ते से भटक गई और वह कानपुर जाने की बजाय लखनऊ पहुंच गई। वहां वह कई दिनों तक इधर उधर ऐसे ही भटकती रही। लोगों के पूछने पर उसे अपने घर का पता भी मालूम न था। फिर कुछ लोगों ने मीरा को एक आश्रम तक पहुंचाया। मीरा आश्रम में करीब 2 साल तक रही। आश्रम वाले लोग बार बार मीरा से पूछते, पर मीरा को अपने घर का कोई पता याद ही नहीं आता। वह यह भी भूल गई थी कि वह आखिर अपनी ससुराल से बाहर क्यों निकली थी। वह किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दे पाती थी। आश्रम के लोगों को पता चल गया था कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। उसको आश्रम में ही औरतों के साथ रखा गया और उसका दिमागी उपचार भी कराया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और 2 साल होने को आई। अब जाकर मीरा को धीरे धीरे कुछ कुछ पुरानी बातें याद आने लगी। लेकिन अभी उसे किसी का भी नाम पता याद नहीं था। तभी एक दिन आश्रम में एक आदमी आया। वह आश्रम में
कुछ सामान डिलीवर करने आया था। तभी उस युवक ने मीरा को देखा और देखते ही उसे पहचान गया। वह कानपुर का ही रहने वाला था और मीरा को बहुत अच्छे से जानता था। उसने कहा, दीदी आप यहाँ कैसे? आप जानती भी हैं आपके घर वाले आपके लिए क्या सोचते हैं। वे लोग तो ये सोचते हैं कि आप शायद इस दुनिया में ही नहीं हो और आप यहाँ क्या कर रही हो। मीरा उसे भी पहचान न सकी। धीरे धीरे उपचार के चलते कुछ कुछ उसकी हालत ठीक हो रही थी, पर फिर भी उसे पूरी तरह से कुछ भी याद न था। वह युवक मीरा से बात करके उसे बहुत कुछ याद दिलाता है। बातचीत के दौरान धीरे धीरे मीरा को सब कुछ याद आने लगता है। वह उसे बताता है कि वह उसके मायके वाले घर के पड़ोस में ही रहता था और बचपन में मीरा के साथ खेलता था। उसने मीरा को सारी बात बताई कि वह 2 साल से गायब है और जब से मीरा का पता नहीं मिला। उसके मायके वाले उसके दोनों बच्चों को भी अपने घर ले आए और उसके बच्चे वहीं पढ़ते हैं। मीरा को उसने सारी बातें याद दिलाई और मीरा को भी याद आ गया। तभी उस नौजवान ने मीरा के भाई बिट्टू को घर पर फ़ोन किया और बिट्टू विकास को लेकर मीरा को मिलने आया। ये उसी दिन की बात थी जब बिट्टू और मीरा आश्रम में दोनों मिले थे। आश्रम वालों ने मीरा को बिट्टू के साथ घर भेज दिया। जब मीरा अपने भाई बिट्टू के साथ घर पहुंची तो वहां अपने दोनों बच्चों को देखकर अपने गले से लगा लिया। बच्चे भी बिलक बिलक कर रोने लगे क्योंकि मीरा के ससुराल के लोग अच्छे ना थे। तो उसके भाई बिट्टू और माता पिता ने ये निर्णय लिया कि अब वह मीरा को ज़बरदस्ती उसके ससुराल नहीं भेजेंगे। मीरा अब यहीं रहेगी अपने मायके में ही और उसके मायके वाले ही उसकी देखभाल करेंगे। मीरा को सिलाई करनी आती थी। मीरा के भाई बिट्टू ने मीरा को एक सिलाई मशीन दिलवा दी। मीरा मोहल्ले की औरतों की सिलाई करने लगी और कई लड़कियां उस पर सिलाई सीखने भी आती। धीरे धीरे उसकी मशीनों की संख्या बढ़ती गई और सिलाई कर करके मीरा ने इतने पैसे कमा लिए कि उसने अपने ही पैसों से कुछ और सिलाई मशीन भी खरीद ली और अब उसने अपना काम भी बढ़ा लिया। आज मीरा का अपना खुद का एक बुटीक है। मीरा इतना कमाती है कि अपना घर और अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाती है। अकेले रहकर मीरा किसी पर या अपने मायके वालों पर बोझ नहीं बनी, बल्कि वह अपने पैरों पर खड़ी हुई। वह अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर रही है। उसके दोनों बच्चे भी बड़े हो गए हैं और दोनों ही सरकारी नौकरी में लग गए हैं। आज मीरा का अपना अलग ही एक परिवार है। दोनों बच्चे मीरा को बहुत प्यार करते हैं। इस तरह मीरा ने अपने पैरों पर खड़े होकर समाज के लिए एक मिसाल कायम की कि अगर औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। औरत किसी की दया या सहारे की मोहताज नहीं होती। तो दोस्तों ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।